नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हमने जनसंचार माध्यम के अंतर्गत प्रिंट मीडिया के बारे में पढ़ा था। तो आज की कक्षा में हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिन संचार माध्यमों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सहायता ली जाती है उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं। जैसे आपका टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, केबल इत्यादि। आप चित्र में देख रहे हैं टेलीविज़न, बड़े मनोयोग से सारे लोग बैठ कर के देख रहे हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। टीवी जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और सशक्त माध्यम है। इसमें आवाज़ और दृश्य दोनों का समावेश होता है, इसलिए इसको ऑडियो विजुअल एड कहते हैं। यह व्यापक रूप से विश्वसनीय है और प्रभावी माध्यम है। भारत में टीवी का प्रारंभ 15 सितंबर 1959 को हुआ और 1976 ईस्वी में दूरदर्शन की स्थापना हुई। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि दूरदर्शन की स्थापना कब हुई? 1976 ईस्वी में। अब टीवी के जो खबरें आती हैं, विशेष रूप से हम लोग टीवी की खबरों के बारे में ही चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में ये सम्मिलित है। तो दूरदर्शन पर कोई भी सूचना निम्नलिखित चरणों या सोपानों को पार करके दर्शकों तक पहुंचती है। ये जो इसमें 7 सोपान दिए गए हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक अंक के जो प्रश्न बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इनमें से कोई न कोई एक अवश्य रहता है। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव और एंकर पैकेज। अब इनके बारे में जान लेते हैं कि हम देखते तो हैं हम टेलीविज़न में। ये सारी चीज़ें आप जब अभी देखेंगे समझेंगे तो अरे हम तो टीवी में से देखते हैं, लेकिन उसे जब लिखना होता है तो किन शब्दों में लिखें, हाथ पांव फूलने लगते हैं। तो बिल्कुल आप इसको ध्यान से देखेंगे और अपनी परीक्षा के जो अंक हैं उसे अपना लेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ किसे कहते हैं। जब कोई भी बड़ी खबर कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाई जाती है तो इसे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहा जाता है। टीवी में आपने इसे खूब देखा होगा। तो ब्रेकिंग न्यूज़ या फ्लैश किसे कहते हैं, जब आपकी परीक्षा में आए आप इसे लिख सकते हैं और आपके एक अंक पूरे मिल जाएंगे। ड्राई एंकर, इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को शब्दों द्वारा बताता है कि क्या, कहाँ, कब और कैसे हुआ। यह दृश्यों के उपलब्ध होने से पहले की स्थिति है। घटना की जानकारी हो जाती है लेकिन वहाँ का चित्र उपस्थित नहीं हो पाता, दृश्य उपस्थित नहीं हो पाता है। तो एंकर सूचना जो देता है, सूखी सूखी सूचनाएं, बिना चित्रों के, बिना दृश्यों के, तो उसे ड्राई एंकर कहते हैं। फोन इन, एंकर द्वारा रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक तत्काल पहुंचाना फोन इन कहलाता है। रिपोर्टर घटनास्थल पर उपस्थित होता है और वहीं से सूचनाएं भेजता रहता है। इसे भी आपने टेलीविज़न पे देखा होगा कि स्टूडियो में एक एंकर बैठा रहता है और रिपोर्टर से फ़ोन पे बात करता है और उन सूचनाओं को प्रसारित करता है। एंकर विजुअल, जब एंकर सूचना देने के साथ साथ दर्शकों को घटनास्थल के दृश्य भी दिखाता है तो उसे एंकर विजुअल कहते हैं। एंकर बाइट, जब एंकर सूचना के साथ साथ घटनास्थल पर उपस्थित किसी प्रत्यक्षदर्शी या संबंधित व्यक्ति का कथन या बातचीत दिखलाता है तो उसे एंकर बाइट कहते हैं। बाइट का अर्थ है कथन। तो जब सूचना या बातचीत को दिखाया जाता है तो उसे एंकर बाइट कहते हैं। लाइव, इससे आप लोग सुपरिचित हैं। जब किसी समाचार या घटना को सीधे घटनास्थल से ही प्रसारित किया जाता है तो उसे लाइव समाचार कहते हैं। आप अपने घर में बैठे बैठे इंग्लैंड में हो रहे क्रिकेट के मैच को देख लेते हैं, वो वहाँ से लाइव प्रसारित होता है, उसे सजीव प्रसारण भी कहते हैं। एंकर पैकेज, नाम से स्पष्ट है कि एंकर पैकेज में टीवी पत्रकारिता के सभी आयाम और गुण मौजूद होते हैं। इसमें एंकर द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं, जिसे हमने ड्राई एंकर कहा, घटना के दृश्य, एंकर विजुअल कहा, बाइट, एंकर बाइट और ग्राफिक आदि द्वारा सभी सूचनाएं व्यवस्थित ढंग से दिखाई जाती हैं तो इसे एंकर
पैकेज कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी घटना या घटना के बारे में जब पूरी सूचनाएं एकत्र हो जाती हैं और उसे एक व्यवस्थित ढंग से दिखाया जाता है तो उसे एंकर पैकेज कहते हैं। अब टीवी बहुत लोकप्रिय माध्यम क्यों है, यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि टीवी की लोकप्रियता के किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ 5 कारण दिखाए गए हैं, लिखे गए हैं। आप इनमें से कोई 2 कारण लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि यह एक श्रव्य दृश्य माध्यम है, ऑडियो विजुअल एड है, विभिन्न जानकारियों का स्रोत व मनोरंजन का साधन है। घटना की जानकारी शीघ्रता से पहुंचाना, भौगोलिक दूरियों को कम करने का साधन है। विश्व के किसी भी कोने में क्रिकेट मैच होता है, आप उसे सीधे देख लेते हैं टीवी के माध्यम से, है ना। अभी इन दिनों आप वुहान की घटना, जो कोरोना वायरस चल रहा है, उसकी सूचनाएं पल पल आपको मिलती रहती थी टीवी पे। तो ये क्या है, भौगोलिक दूरियों को कम करने का साधन है। लाइव या सजीव प्रसारण का माध्यम है, सीधे सीधे घटना को हम कहीं की घटना को कहीं से भी देख सकते हैं। और निरक्षर व्यक्तियों के लिए भी उपयोगी है। समाचार पत्र आदि पढ़ने के लिए व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, लेकिन टेलीविज़न पर समाचार देखने के लिए, सुनने के लिए उसके पढ़े लिखे होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यह अनपढ़ और निरक्षर व्यक्तियों के लिए भी उपयोगी साधन है। अब अगला जो एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, रेडियो। आजकल मोबाइल के आ जाने से इसकी महत्ता थोड़ी कम हुई है, लेकिन फिर भी दूर दराज गांव के क्षेत्रों में रेडियो एक लोकप्रिय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। यह श्रव्य माध्यम है। श्रव्य माध्यम मीन्स इसमें हम केवल सुन सकते हैं, इसमें दृश्य नहीं दिखाई पड़ता है। इसमें शब्द और आवाज़ का महत्व है और यह एक रेखीय माध्यम है। एक रेखीय माध्यम से तात्पर्य है कि सुनी हुई चीज़ को फिर हम तुरंत वापस जाके नहीं सुन सकते। अखबार में तो हम पन्ना पलट करके जाके फिर उसे देख सकते हैं, लेकिन रेडियो में जो सूचना दे दी गई, अब वो अगले जब कार्यक्रम में दिखाई जाएगी या बताई जाएगी तभी आप उसको सुन सकते हैं। तो एक रेखीय माध्यम है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में की गई। ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल 1993 में स्थापित हुआ। एफएम का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म भी हमें जानना चाहिए। अब उल्टा पिरामिड शैली। रेडियो समाचार की संरचना उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित है। प्यारे बच्चों, न केवल रेडियो की बल्कि समाचार पत्रों में भी समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। क्या है ये उल्टा पिरामिड शैली? आप चित्र में भी देख रहे हैं कि पिरामिड तो आप जानते हैं, पिरामिड को उल्टा कर दिया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को सबसे ऊपर रखना, उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में सूचनाएं देना उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। कि सबसे महत्वपूर्ण घटना या महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे ऊपर रखा जाता है, सबसे पहले बताया जाता है, उसके बाद घटते हुए क्रम में उससे कम महत्वपूर्ण, सबसे कम महत्वपूर्ण और अंत में फिर समापन हो जाता है। इसमें 2-3 शब्दावली का और प्रयोग किया जाता है, इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो को मुखड़ा भी कहते हैं। उल्टा पिरामिड शैली में जब प्रमुख सूचना दी जाती है तो उसे इंट्रो कहते हैं। बॉडी में फिर पूरे समाचार को विस्तार से बताया जाता है और समापन में उसे उसका अंत कर दिया जाता है। तो उल्टा पिरामिड शैली भी बार बार पूछा जाता है, आप इसको भली भांति समझ लें। और रेडियो की भाषा की विशेषताएं, ये कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के भाषाओं की भी विशेषता हो सकती है। टीवी के लिए भी ये कहीं न कहीं सटीक बैठती है। तो आप देखें, त्रुटि रहित शुद्ध भाषा, क्योंकि रेडियो की और टेलीविज़न की विश्वसनीयता होती है, तो भाषा शुद्ध होनी चाहिए। सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग, भाषा सरल होनी चाहिए ताकि सबके समझ में आ जाए। संक्षिप्त रूप का प्रयोग निषेध। सामान्यतया कोशिश की जाती है कि उसका जो एब्रिविएशन है, संक्षिप्त रूप है, वो न कह करके उसके पूर्ण रूप, फुल फॉर्म को बताया जाए, उसका प्रयोग किया जाए। तकनीकी शब्दावली से परहेज।
होना चाहिए रेडियो की भाषा में। अगर बहुत ज़रूरी है तो तकनीकी भाषा का प्रयोग या शब्दावली का प्रयोग किया जाए, लेकिन उसके अगले वाक्य में उसको सरल शब्दों में समझा देना चाहिए। व्याकरण का सही प्रयोग। व्याकरण तो भाषा का अनुवर्ती होता है, तो जब व्याकरण शुद्ध होगा, लिंग वचन इत्यादि ठीक ढंग से उसमें प्रयुक्त होने चाहिए। और छोटे वाक्यों का प्रयोग, बड़े वाक्य कह देने से फिर बात समझ में नहीं आती है, इसलिए सरल भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में छोटे छोटे वाक्यों में सूचना दी जाती है। अब रेडियो की लोकप्रियता के क्या कारण हैं? सस्ता और सुलभ साधन, बहुत सस्ते में रेडियो आ जाता है। अन्य कार्य करते हुए भी रेडियो का उपयोग संभव है। ये चीज़ आप खेतों में काम करते हुए किसान को भी देख सकते हैं कि रेडियो में गीत संगीत लगा करके वो मेड़ पे रख देता है और अपना काम करता रहता है, फावड़ा चलाता रहता है। हम भी कोई काम करते हुए रेडियो को ऑन करके उसे सुन सकते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं। व्यापक प्रसार, दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुँच। दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ टेलीविज़न का प्रचार प्रसार उतना नहीं था या नहीं है, वहाँ रेडियो ही मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन है। अनपढ़ लोगों के लिए भी उपयोगी, जैसा टीवी के बारे में हमने बताया कि रेडियो सुनने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें समाचार पत्र नहीं पढ़ना, अखबार नहीं पढ़ना है। और इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है कि अपनी पसंद से कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। रेडियो पोर्टेबल होता है, आप छोटा सा होता है, उसे अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि रेडियो की लोकप्रियता के किन्हीं 2 कारणों को बताइए। यहाँ 5 कारण आपको बता दिए गए। अगला जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है वो इंटरनेट है। इसको हम ऑल इन वन कह सकते हैं। यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टीवी, सिनेमा आदि सभी के गुण विद्यमान है। भारत में इंटरनेट की सुविधा 1990 के मध्य में मिली। और एक अगला तथ्य बड़ा महत्वपूर्ण है कि द हिंदू पहला भारतीय अखबार है जिसका इंटरनेट संस्करण 1995 में जारी हुआ। और दूसरा तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि नई दुनिया अखबार ने 1997 में वेब दुनिया के नाम से हिंदी भाषा का पहला समाचार पोर्टल शुरू किया। तो ये 2 तथ्य बड़े महत्वपूर्ण हैं, इन्हें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और इंटरनेट से लाभ और हानियाँ, हर चीज़ का कुछ न कुछ लाभ और कुछ न कुछ हानि होती है। तो इंटरनेट से कौन कौन से लाभ हैं? इससे विश्वग्राम की अवधारणा मजबूत हुई है। पूरा विश्व, पूरा संसार एक गांव जैसा छोटे रूप में संकुचित हो गया है। कहीं की घटना हम कहीं से भी सुन सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं। तुरंत घटना घटी और हमारे मोबाइल पे उसकी सूचना हमें प्राप्त हो जाती है। संचार की नई संभावनाएं जगी हैं। इंटरनेट के आ जाने से आगे भी और ढेर सारी संचार की सुविधाएं हमें प्राप्त होंगी। शोध व अध्ययन के लिए अपार संसाधन उपलब्ध हुए हैं। हम आप भी कोई भी सूचना मिलती है तुरंत चलो भैया सर्च गूगल बाबा की जय कर देते हैं। तो शोध और अध्ययन के लिए अपार संसाधन उपलब्ध हुए हैं इंटरनेट के माध्यम से। इसकी हानियों के बारे में देख लेते हैं। इससे अश्लीलता को बढ़ावा मिला है। बिल्कुल सही बात है कि जब हम जैसे ही मोबाइल खोलते हैं, कभी न चाहते हुए भी उसमें कुछ ऑडियोज़, कुछ वीडियोज़, कुछ चित्र दिखाई पड़ते हैं कि हम न चाहते हुए हमें उन्हें देखना पड़ता है। बच्चों व युवाओं में अकेलापन बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी हानि ये हमारे मानव संसाधन की है कि मोबाइल के प्रति सबका अनुराग है, बच्चों का ही नहीं है, लेकिन बच्चे मोबाइल को आप अपने घर में भी देखिए, एक घर में 5 लोग बैठे हैं, 5 के हाथ में मोबाइल बस लेकर के कुछ न कुछ करते रहते हैं, फालतू की चैटिंग करते रहते हैं, है ना। लाइव चैटिंग के बजाय मोबाइल पर चैटिंग हो रही। तो बच्चों में और युवाओं में अकेलापन बढ़ता जा रहा है
और आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। उसमें नई नई चीज़ें सर्च कर लेते हैं, आप देखते हैं साइबर अपराध कितने कितने बढ़ रहे हैं। तो ये इसकी हानियाँ थी। तो ये भी पूछा जाता है कि इंटरनेट से 2 लाभ बताइए, या इंटरनेट के 2 हानियों को के बारे में बताइए। और सिनेमा, फिल्म, सिनेमा का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने 1883 ईस्वी में किया। इसमें मैंने तथ्य ही लिया है। और विश्व की पहली फिल्म द अराइवल ऑफ ट्रेन 1894 में फ्रांस में बनी। और ये तीसरा जो तथ्य है ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में अक्सर ये पूछा जाता है, 11वीं में भी और 12वीं की परीक्षाओं में भी, कि भारत में पहली मूक फिल्म कौन सी थी और कब बनाई गई। तो भारत में पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में दादा साहब फाल्के ने बनाई। और भारत की और हिंदी की पहली सवाक फिल्म, सवाक माने बोलती हुई फिल्म, कौन सी थी? आलम आरा 1931 में। और इसके निर्देशक थे आर्देशिर ईरानी। तो दोनों फिल्मों को याद करने का एक तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि 1913 और 1931, 13 को उलट दे तो 31, तो ऐसे करके भी आप इस तथ्य को याद रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की विशेषताएं, अभी तक हमने जिन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की विशेषताओं के बारे में पढ़ा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के बारे में पढ़ा, उनकी क्या विशेषताएं हैं उसको देख लेते हैं। कहीं न कहीं सबका एक सम्मिश्रण है इसमें। यथा स्थिति का वर्णन, तुरंत और रोचक प्रस्तुति। आप देखते हैं समाचार की प्रस्तुति के लिए ग्राफिक्स को दिखाते हुए आंकड़े के साथ टेलीविज़न में बड़े सुंदर ढंग से दिखा दिया जाता है, बात समझ में आ जाती है। लाइव टेलीकास्ट की सुविधा सभी को सुलभ है और निरक्षर व्यक्तियों के लिए भी उपयोगी है, और समय की भारी बचत होती है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से। आप देखिए, अब आपको पैसा भेजना रहता था पहले, बैंक में जाइए, लाइन लगाइए, अभी क्या है, मोबाइल से आप फटाक से भेज सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के बारे में पढ़ा और आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।